न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ था। इनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगाम दर्ज थे। और लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहाँ वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाज़ें कसते रहे थे। अपनी बाइक्स पर सवार मुख्तलिफ जगहों पर चक्कर लगा रहे थे। इनके पास फायर ब्रेकर्स मौजूद थे, जिन्हें वो वक्तन फ़ौक्तन चला रहे थे। 11:15 पर वो जम खाना के बाहर मौजूद थे, जहाँ पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। एक गाड़ी इन लोगों की थी जो जम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे, क्योंकि इनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जम खाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और इसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहिरा के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी। और इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहाँ रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जम खाना की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हो जाता था और वहाँ मौजूद लोग इसी तूफ़ान बदतमीज़ी के लिए वहाँ आए थे। 15 साल वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बेड पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिल दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गई और ठीक 12 बजे लाइट्स एकदम दोबारा ऑन कर दी गई। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाज़ें अब शोर और खुशी के कहाँ और चीखों में बदल गई थी। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूजिक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपने जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंडो स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था, मगर वक्तन फ़ौक्तन नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था, जहां कामरान अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ था। ठीक आध घंटा बाद इसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा, मुझे दिखाओ। इसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल इसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सालार इसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक इसे बहुत मुश्किल लग रहा था, वो सालार के सामने एक पचकाना चीज़ महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था।
3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सिर उठाकर इसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लॉन्च से बाहर निकल गया। कामरान होठ बीचे 7 हिस्सों पर मुबनी इस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ में आने वाले अंदाज में इसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। अरशद को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कमगो नहीं थी जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में इसने गिनती के लफ्ज़ बोले थे। वो इसे बचपन से जानता तो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तिदाई साल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अरशद की इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो भल्ला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में एकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। अरशद को बहुत दफ़ा यूँ महसूस होता है जैसे इससे बात करते हुए हद दर्जा मोहतात रहती है। कभी उलझी हुई सी महसूस होती है, कभी इसे इसके लहजे में अजीब सी सर्द लहरें महसूस होती। इसे लगता वो जल्द अज जल्द इससे छुटकारा पाकर इसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वैसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ख्वाह ही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा मैं आऊँ या ना आऊँ, अरशद ने गहरी सांस लेकर कहा। वह इसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। अरशद की शिकायत पर इसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर अरशद पर मरकूज कर दी। अरशद ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, मगर वो खामोश रही तो इसने लफ्ज़ों में कुछ रद्दो बदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमामा, क्यों ठीक कह रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम अज़ कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, अब गलत सोच रहे हैं, इमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासर था जितना पहले था। अरशद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही कि ऐसा न हो, और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार अरशद की इसकी आवाज़ में कुछ नाराज़ी झलकती महसूस हुई। बहुत सी बातों से। तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरशद को इस बार बात करते हुए कुछ मज़ीद खफा महसूस हुई। मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछें कि तुम ठीक हो तो मैं इसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दे, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं तो इसका वाजिया मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है इमामा। अरे आप जानते नहीं मैं फॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं रखती। आप ही मुझसे मेरा हाल न पूछा करिए, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। अरशद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में कुछ बता देता है। अरशद मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल के स्टूडेंट हूँ। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन ट्रेंड बुलिश था या बेयरिश, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहाँ भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी? इसका लहजा अब इतना ही सख्त था।
ये आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं। कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है। दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगी, वो मेरी समझ से बाहर है। अजद का चेहरा सुर्ख हो गया और वो इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती है इंसान की, अजद ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है, इमामा ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमामा ने इसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ी, अब मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है। आप बिजनेसमैन होकर इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। अजद कुछ बोल न सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तिफाती बेनियाजी नाराज़ी समझे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत ये है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। न मैं कोई हीरो न आप रांची के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे लिए घंटों ही फरीज़ा सर अंजाम दें। सच ये है कि फ़र्क वाकई नहीं पड़ता है कि हम दोनों मिले या न मिले, बातें करें या न करें। हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर अजद के माथे पर पसीना नहीं आया तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार अजद को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ। वो इसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त अजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधे अधेड़ उम्री में चली गई थी और खुद एक बार फिर प्री टीन में आ गया था। इसके बल मुकाबिल टांग पर टांग रखते अजद के चेहरे पर नजरें जमाए इसी बेतासिर अंदाज में इसके जवाब की मुंतजर थी। अजद ने कुर्सी के हत्थे पर टिके इसके हाथ पर मंगनी की अंगूठी को देखा और खंकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती और जानती हूँ और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों की दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो अजद का दिन नहीं था, अजद ने एतराफ़ किया। और अगर आपको ये ख्याल है कि एनाटॉमी और बिजनेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर वाजिया था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने अजद को मज़ीद शर्मिंदा किया। शायद मैंने गलत बात की है। शायद नहीं, यकीनन, इसने तीनों लफ्ज़ों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। अजद ने गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासिर चेहरे के साथ इसी बेल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा एहसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुआ है। तो इसके चेहरे पर नजरें जमाए बड़े जज्ब से कह रहा था और एकदम इससे एक बार फिर एहसास होने लगा था जैसे वहाँ मौजूद नहीं थी। इसकी बात नहीं सुन रही थी। अजद को लगा एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था।